ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। तो सॉलिड स्टेट में अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली बच्चों अपन को इसके अंदर जो पढ़ना है वो बेसिकली क्यूब के बारे में पढ़ना है, एक घन के बारे में। ठीक है ना। पूरे घन को हम लोग स्टडी करेंगे कि पूरे क्यूब के बारे में किस तरीके से अपन को क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे कवर करनी होगी। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि 7 प्रकार के अपने क्रिस्टल निकाय होते हैं, जिनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के मैंने क्यूबिक, टेट्रागोनल, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। ठीक है। अब अपन उसके बाद में बात करते हैं। देखो, अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है क्यूब। क्यूब बेसिकली अपन को यहाँ पे घन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो अपन एक एक करके पहले तो इस घन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या होता है, वो अपन एक बार देख लेते हैं कि घन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो घन के अंदर अगर हम मैं आपसे पूछूं कि घन के अंदर कितने कोने होते हैं, तो घन के अंदर टोटल 8 कोने होते हैं। अगर हम देखें, पहला बिंदु अगर अपन बात करें कि इसके अंदर कॉर्नर कितने होंगे, कॉर्नर, तो टोटल 8 होंगे कॉर्नर। अगर हम एक क्यूब की बात करें तो एक क्यूब के अंदर अपने 8 कोने होते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप जहाँ बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो, उसी कमरे में आप देखो चारों तरफ। तो आप जिस कमरे में बैठे होंगे वो एक क्यूब की तरह होगा, तो आप आसपास देख सकते हो कि टोटल कितने कोने अपने पास में, 8 कोने हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टोटल इसके अंदर 8 कोने होते हैं, अगर मैं किसी परमाणु को एक कोने के केंद्र, एक कोने पर रख दूं मैं, तो बताओ ये वाला जो परमाणु होगा जो मैंने एक कोने पर रखा है, ये कितने क्यूब के लिए कॉमन होगा? ये 8 क्यूब के लिए कॉमन होगा। भाई ये एक जो कोना होगा वो 8 क्यूब के लिए कॉमन होगा। हरी बात समझ में? जैसे आप कमरे में बैठे हो, कमरे में आप कोई कोना देखो, जैसे ऊपर वाला कोना देखो आप, अगर मैं वहाँ केंद्र में एक कोने पे परमाणु को रख दूं उस कोने पर, तो मेरे ये जो कमरा आपके सामने बना हुआ है, तो इसके बगल में भी एक कमरा होगा, इसके पीछे भी होगा और उसके बगल में भी होगा। तो ये वाला जो कोना होगा, ये 4 तो अपने इस फ्लोर के में ही कॉमन आ रहा है और 4 इसके ऊपर होंगे। भाई पूरे क्रिस्टल की बात करेंगे ना अपन 3D में, तो एक कोना जो होगा वो 8 के लिए कॉमन होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लो ये एक घन हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, और मैं बात कर रहा हूं आपसे इस कोने की। अरे बात समझ, मैं इस कोने की बात कर रहा हूं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाला जो कोने पे रखा हुआ जो परमाणु है, ये इन 4 क्यूब में तो आ ही रहा है और 4 क्यूब इसके ऊपर होंगे, तो ये वाला जो परमाणु होगा वो 8 के लिए कॉमन हो जाएगा। अरे बात समझ में? बस मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि टोटल अपने 8 कोने होते हैं और 8 कोनों में 8 कोने होते हैं। प्रत्येक कॉर्नर का परमाणु 8 क्यूब के लिए कॉमन होता है। ये अपनी लैंग्वेज में अपन को याद रखना है। इसलिए इसका 1/8 भाग अपने यूनिट सेल में आता है। तो टोटल अगर अपन प्रभावी परमाणु की संख्या निकालें, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, मतलब अपन एक एकक कोष्ठिका की बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? एक एकक कोष्ठिका में प्रभावी परमाणु कितने हो जाएंगे? टोटल कोने कितने? 8, और प्रत्येक कोना 1/8। प्रत्येक कोने का परमाणु जो होगा वो केवल 1/8 भाग ही उसका अपने यूनिट सेल में होगा। तो टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे अपने यूनिट सेल में? 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुए कॉर्नर। अब अपन बात करते हैं दूसरा, फलक, यानी कि फेस। टोटल कितने फेस होते हैं?
6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर। आप जहाँ बैठे हो वहाँ देखो अगल बगल अपने। एक फेस तो ये रहा जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है। एक फेस तो आप इसको मान लो, एक इसके जस्ट सामने वाला फेस, एक इस तरफ बगल वाला, एक इस तरफ 4, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो एक क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं। ठीक। अब अपन देखें अपने एकक कोष्ठिका में प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी होगी। मान लो एक परमाणु को मैंने, मतलब हर फेस के केंद्र पर एक परमाणु रखा हुआ है। परमाणु को हम गोलाकार मान करके चलते हैं, स्फेरिकल मान करके चलते हैं। ये इसकी कंडीशन होती है। तो जैसे मान लो ये फेस है, तो इस फेस के केंद्र पर एक परमाणु रखा हुआ है, एक से इस फेस के केंद्र पर एक परमाणु रखा हुआ है। तो इसका केवल आधा भाग ही अपनी एकक कोष्ठिका में होगा, आधा भाग पीछे वाले कमरे में होगा। ये समझ में आ रही है आपको बात? भाई जैसे ये वाली दीवार है, अगर मान लो इस कमरे के पीछे भी एक कमरा होगा तो ये दीवार उस कमरे के लिए तो कॉमन हो जाएगी एक समान। तो अगर मैं यहाँ पर एक परमाणु रखूं तो आधा भाग तो इसका इस कमरे में आएगा और आधा भाग इसका पीछे वाले कमरे में आएगा। ठीक। तो प्रत्येक फलक का परमाणु हम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रत्येक फलक के केंद्र का परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र के परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र का परमाणु अपनी एकक कोष्ठिका में अपनी एकक कोष्ठिका में 1/2 भाग ही आता है। है ना? ये केवल आपके समझने के लिए, इसे कहीं लिखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल समझे आप कि अगर फलक के केंद्र पे एक परमाणु रखा हुआ है तो उसका केवल आधा भाग ही कहाँ होगा, अपनी एकक कोष्ठिका में होगा, और आधा भाग दूसरे कमरे में होगा। तो अगर अपन इसके अंदर भी निकाले प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, 6 फलक है और आधा भाग उसका अपने एकक कोष्ठिका में आता है। तो टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे? 3 अपनी एकक कोष्ठिका में। ठीक है। तो ये तो हुई अपनी क्यूब में कॉर्नर फलक। ठीक। अब अपन बात करते हैं एज की। तीसरा बिंदु है किनारे, जिसको हम लोग बोलते हैं एज। तो एक घन में कितने किनारे होते हैं? एक घन में तो आप देख लो, जहां बैठो वहीं देखना आप। ठीक है ना? जैसे दीवारें, इस कोने, ये कोने वाला एक किनारा ले लो आप, या ऊपर वाला कोई भी एक किनारा ले लो। तो टोटल एक घन के अंदर कितने किनारे होंगे? 12 किनारे होते हैं। अगर आप एजेस गिनोगे तो टोटल जो एजेस आएंगी वो एक घन में कितनी आएगी? टोटल 12। एक घन में टोटल किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है ना? और ये जो 12 किनारे होते हैं, अगर मान लो इन किनारे के केंद्र पे मैं एक परमाणु को रख दूं, अगर मैं एक किनारे के केंद्र पे एक परमाणु को रख दूं तो अपनी एकक कोष्ठिका में इसका कितना भाग आएगा? भाई एक किनारा जो होगा वो 4 क्यूब के लिए कॉमन होगा। ध्यान से देखो आप, जैसे मान लो ये छत वाला जो किनारा है, छत वाला जो किनारा है, तो ये इस कमरे में तो आ ही रहा है ये किनारा, इसके पास वाले कमरे में भी ये किनारा आ रहा होगा। ठीक है। तो इस कमरे के ऊपर भी एक कमरा होगा और ऊपर वाले कमरे के बगल में भी एक कमरा होगा। तो यानी कि एक किनारा जो होता है वो 4 क्यूब के लिए कॉमन होगा। भाई आप एक किनारे से सटाकर एक किनारे से 4 कमरे बना सकते हो आप। जैसे मान लो ये कॉर्नर वाला है, एक किनारा ले लो, तो ये इस कमरे के लिए होगा। एक कमरा इसके पीछे है, उसमें भी ये किनारा कॉमन आएगा, इसके बगल में होगा और उस बगल वाले के बगल में भी होगा। तो एक कोना जो होता है, यानी कि एक किनारा जो होता है वो 4 क्यूब के लिए कॉमन होता है। ठीक है ना? अपन यहां लिख सकते हैं क्रिस्टल में एक एकक कोष्ठिका, बेसिकली अपन घन की बात कर रहे हैं, एक एकक कोष्ठिका का किनारा
एक एकक कोष्ठिका का किनारा यानी कि एज 4 घन के लिए कॉमन होती है, मतलब एक समान होता है। इसलिए एज के केंद्र पर रखा परमाणु का 1/4 भाग ही 1/4 भाग ही अपनी एकक कोष्ठिका में आता है, अपनी एकक कोष्ठिका में आता है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं प्रभावी परमाणुओं की संख्या। तो प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 12 केंद्र है, 12 किनारे हैं, तो प्रत्येक केंद्र पर एक परमाणु रखा है, तो 12 किनारों के 12 केंद्र पर एक एक परमाणु रखा होगा, तो टोटल परमाणु हो गए 12। और प्रत्येक जो परमाणु होगा केंद्र पे रखा हुआ, उसका केवल 1/4 भाग ही अपनी एकक कोष्ठिका में आएगा, तो इंटू 1/4 कर दो। कितने हो गए? 3 हो गए। तो यानी कि किनारे पे रखे हुए परमाणु का 1/3 भाग ही अपनी एकक कोष्ठिका में आता है। 4th नंबर पे आता है अपना काय केंद्र, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। और बॉडी सेंटर जो होता है एक क्यूब के अंदर, एक घन के अंदर क्या होता है? केवल एक ही होता है, और इसका पूरा पूरा भाग अपनी एकक कोष्ठिका में ही आएगा। जैसे मान लो ये घन है, अपन जिस कमरे में बैठे हैं उसके केंद्र पर एक परमाणु को रख दो 3D में, त्रिविम में, तो ये जो परमाणु होगा केंद्र पे रखा हुआ, ये तो इस पूरा पूरा इस कमरे में आ रहा है ना, तो प्रभावी परमाणु कितने हो जाएंगे? केंद्र पर रखे हुए परमाणु के सापेक्ष एक ही होगा, वो पूरा पूरा अपनी एकक कोष्ठिका में आएगा। टोटल अगर अपन देखें इसके अंदर काय विकर्ण कितने होते हैं? काय विकर्ण जिसे हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, एक क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने होंगे? बॉडी डायगोनल किसे कहेंगे? जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे की छत का ये कोना नीचे जा करके उस फ्लोर के कोने से मिलेगा, तो ये एक बॉडी डायगोनल बनता है। ये क्या बनेगा? एक बॉडी डायगोनल बनेगा। भैया आप इसको समझ सकते हो, जैसे मान लो अपन यहाँ ठीक है, तो बॉडी डायगोनल कितने होंगे यहाँ पर? देखो, इस कोने से ये वाला जो कोना है, इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगा? इसका एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक बॉडी डायगोनल। और यहाँ से इसकी जो लंबाई होगी ये वाली, ठीक है ना भाई, 3D है तो इतना डायग्राम में अपन को दिख नहीं पाएगा, तो आप सीधा सीधा आप जहाँ कमरे में बैठो ना बच्चों, वहीं देखो, एक छत के कोने को ले लो, वो वाला कोना जो होगा, ये वाला कोना, उस छत का कोना, इस नीचे वाले जो कोना होगा, बिल्कुल नीचे वाला अपोजिट, इस तरीके से एक विकर्ण बनाओ, तो ये एक विकर्ण बनेगा। फिर वो जो कोना आपने लिया, इसके ऊपर वाली छत के कोने से इस कोने को मिला दो, तो ये 2 हो गए। इस ऊपर वाले कोने से उस नीचे वाले कोने को मिलाओ 3, और उसके ऊपर वाले कोने से इसके नीचे वाले कोने को मिलाओ 4। तो टोटल जो बॉडी डायगोनल होंगे वो अपने कितने आएंगे? इसके अंदर 4 आएंगे। तो टोटल बॉडी डायगोनल की संख्या जो होती है, क्या काय विकर्णों की संख्या होती है, वो 4 होती है।
हरी बात समझ में? तो ये हो गया अपने टोटल ये। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन अपने से पेपर में पूछे जाते हैं वो अपन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा हूं क्वेश्चन, या पहले एक चीज और समझ लो आप, ठोस का सूत्र, ठोस का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। किसी सॉलिड के फॉर्मूले को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सॉलिड के फॉर्मूले को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ए एक्स बी वाई सी जेड। मान लो एक ठोस जो है वो 3 अवयवी कणों ए बी व सी से मिलकर बना है, ठीक है? तो हमने एक ए बी और सी, ये एक अवयवी कण है, इनको मिला करके, इनको त्रिविम में व्यवस्थित करके हमने एक ठोस बनाया, हमने एक क्रिस्टल बनाया। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या बताएंगे? एक्स बराबर होता है यहाँ पे एक एकक कोष्टिका में, कोष्टिका में उपस्थित ए परमाणुओं की संख्या। ये किसको बताता है? एक एकक कोष्टिका में उपस्थित ए परमाणु की संख्या, यानी कि अपन इसको से लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ ए प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। देखिए आप, एक यूनिट सेल में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है उसे हम लोग बोलेंगे एक यूनिट सेल में। ध्यान रखना मैं यहां पे बात कर रहा हूं केवल एक एकक कोष्टिका की, ठीक है ना? मतलब एक कोष्टिका या एक यूनिट के सापेक्ष हम ए परमाणु की संख्या को देख रहे हैं कि भाई एक में कितना होगा। इसी प्रकार से अपन लिखे y, यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ एटम ऑफ बी प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। और जेड यहां पे किसको बताएगा? नंबर ऑफ एटम ऑफ सी प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। आ रही बात अच्छे से समझ में? तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे y और z जो हैं वो एक यूनिट सेल के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी ठोस का जब अपन फॉर्मूला लेकर निकालते हैं आयनिक यौगिक का, तो वो हम लोग क्या है, एक एकक कोष्टिका के सापेक्ष निकालते हैं कि भाई एक एकक कोष्टिका के सापेक्ष कितने परमाणु हैं, उसके सापेक्ष अपन इस फॉर्मूले को निकालते हैं, ठीक है? तो इसके ये कैसे यूज करना है अपन को एक क्वेश्चन में मैं आपको करा देता हूं। देखो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन, a solid is made up by 3 atoms A, B and C. A present at the corner of the cube, B present at the face center। चलो अभी अपन 2 के हिसाब से कर लेते हैं, फिर इसके बाद में अगला अपन 3 के हिसाब से करेंगे। पहले छोटा सा समझो आप, ठीक है? अ सॉलिड इज मेड अप बाय 2 एटम्स। पहले आप 2 के हिसाब से समझो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर अपन 3 वाला भी ले लेंगे। 2 एटम्स ए एंड बी
ए प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड बी प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, ठीक है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। देखिए ध्यान से, एक सॉलिड जो है वो दो एटम से मिलकर बना हुआ है, ए और बी से। ए जो है वो प्रत्येक कॉर्नर के केंद्र पर उपस्थित है और जो बी है वो फलक के केंद्र पर उपस्थित है, ठीक है ना। इस सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जैसे मान लो अपन ने एक ये क्यूब बनाया, इस क्यूब में जो आपका एटम ए है वो प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है इस प्रकार से। वो कहाँ है? प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है। ये तो क्या हो गया आपके ए परमाणु, या अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ये वाला जो परमाणु है ये किसको बता रहा है? ए को, ठीक है। कलर अलग कर लेते हैं अपन। अब जैसे मान लो मैं ये कलर लेता हूं, ये वाला। टोटल 6 फेस है, तो 6 फेस के केंद्र पर ये वाला परमाणु प्रेजेंट है। ये हो गया आपका बी परमाणु, मतलब ए जो है वो प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित है और बी जो है वो प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है, ठीक है। फिर अपन से क्या पूछा है? उसने ये कहा है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। तो मैंने आपको सॉलिड का फॉर्मूला अभी लास्ट बताया। तो सॉलिड का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली अपन एक एकक कोष्टिका के सापेक्ष निकालते हैं। तो एक एकक कोष्टिका के सापेक्ष अगर अपन इसके फॉर्मूले को निकालें तो वो फॉर्मूला क्या आएगा? देखो, ए, यहां लिखो आप ए। ए कहां पर उपस्थित है? ए कहां पर उपस्थित है? कॉर्नर पे। और कॉर्नर पर उपस्थित परमाणु का 1/8 भाग अपने यूनिट सेल में आता है, अपने यूनिट सेल में आता है। तो अपन मान लो अपन ने फॉर्मूला मान लिया ए एक्स बी वाई, इसका फॉर्मूला है। हरी बात समझ में? तो x बराबर क्या हो जाएगा? ए के नंबर ऑफ एटम ऑफ ए प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। तो 8 कॉर्नर हैं और प्रत्येक कोने का 1/8 भाग अपने यूनिट सेल में होगा, तो यानी कि x की वैल्यू हो गई 1। y वाला फलक के केंद्र पर है, 6 फलक है और प्रत्येक फलक का 1/2 भाग अपने यूनिट सेल में आएगा। तो टोटल परमाणु की संख्या हो जाएगी 3। तो x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो अब अपना जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A1B3, A1B3। तो अब अपना फॉर्मूला क्या हो गया? A1B3 हो गया। अब अपना फॉर्मूला क्या हो गया? A1B3। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो AB3 हो जाएगा। ध्यान से समझना बात को, आ रही बात समझ में? तो ये है बेसिकली बात कि किसी भी सॉलिड का जब अपन को फॉर्मूला निकालना होता है तो वो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को।